गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग बीजापुर और विजयनगर साम्राज्य देखे, या कहिए कि बहमनी और विजयनगर देखे। आज हम लोग देखेंगे शिवाजी। आज हम लोग देखेंगे शिवाजी, मराठा साम्राज्य कैसे डेवलप हुआ और क्या क्या हुआ इस समय, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लोग नोट्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। निकाल लिए? आलोक जी, आप अगल बगल किसी का देख लीजिए। तो आइए देखिए, औरंगजेब ने शिवाजी से निपटने के लिए, अच्छा नहीं, मराठा साम्राज्य यहाँ है, मराठा साम्राज्य का उदय, मराठा साम्राज्य का उदय। स्थापना शिवाजी द्वारा, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी द्वारा। जन्म 1627 ईस्वी। कब जन्म हुआ? 1627। पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। अंडरलाइन कर लीजिए। पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता जी का नाम जीजाबाई। वैसे शिवाजी पर ना, इस पे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं, अच्छा कहानी है। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव माता जीजाबाई एवं दादा कोंडदेव का था। देखो अब यहाँ भी कोंडदेव का पग था लिखा गया है ना? पढ़ा था, कर दो, सुधार दो उसको। तो दादाजी का क्या नाम था? कोंडदेव। यही सब देखते थे, क्योंकि वो तो अपने नौकरी में रहते थे, मुगलों में बीजापुर में नौकरी करते थे इनके पिताजी, तो इनके साथ रहने का मौका नहीं मिलता था। तो शिवाजी का अधिकांश समय अपने दादाजी के साथ बिता और उन्हीं से सब युद्ध की कला और ये सब सीखे थे। इनका विवाह साईबाई निम्बालकर नामक लड़की से हुआ। ठीक है। अब देखिए, शिवाजी और बीजापुर साम्राज्य। बीजापुर याद है ना, बहमनी से टूटकर अलग हुआ था, तो वही बीजापुर। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1644 में बीजापुर के तोरण नामक किले पर कब्जा जमाया। इसी के पास राजगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। राजगढ़ आगे चलकर बड़ा फेमस होता है, राजगढ़ का किला, जो शिवाजी का मेन किला था। देखिए ये सब कहाँ था? सब इस इलाके में था, सब यहीं पर महाराष्ट्र के आसपास में। अब नए एनसीईआरटी में जो शिवाजी का कहानी है कम कर दिया, नहीं तो पुराने वाले एनसीईआरटी में शिवाजी का बड़ा विस्तार से कहानी दिया हुआ था। तो अब आप लोगों को नए ट्रेंड के अनुसार ही पढ़ना है। जो नया ट्रेंड है उसके अनुसार ही चलना है। जो नई बुक पढ़ा रही है उसी पर फोकस करना है, क्योंकि प्रश्न अब नए बुक से आएंगे, पुराने से नहीं आएंगे। नए ट्रेंड के अनुसार आएंगे, पुराने ट्रेंड के अनुसार नहीं आएंगे।
और लगभग हो भी सभी एग्जाम में यही रहा है। इसीलिए जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो फैक्ट रटे हुए हैं केवल, सब फंस जा रहे हैं। तो कह रहा है कि बड़ा टफ पेपर आ गया था, एनसीईआरटी से पूछ दिया था। तो एग्जाम का ट्रेंड पैटर्न बदल रहा है और अब आपको नए ट्रेंड के अनुसार चलना है। और पुराना जो फैक्ट रटने वाला सब वो जमाना था, वो खत्म। लेके कोई भी गाइड लूसेंट है वो एकदम दिन दिन भर रटे रहता था। तो अब एलडीसी का एग्जाम हुआ, बिहार एलडीसी का, बीपीएससी, उसमें सारा क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी से हूबहू लाइन बाई लाइन, खास करके बायोलॉजी का ही सबका पेपर है, ग्रुप में हम डाल देंगे, निकाल के देखना। तो एलडीसी का एग्जाम माने बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, इंटर लेवल पे होता है। तो आइए देखिए, लेकिन ये कहानी बता दे रहे हैं, इसमें जो मेन घटना है वो बता देंगे, ताकि आप लोगों का मान लीजिए प्रश्न आ जाए तो छूटे नहीं। हाँ, शिवाजी ने सर्वप्रथम 1644 में बीजापुर के तोरण नामक किले पर कब्जा जमाया। इसी के पास राजगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को भेजा। इसे शिवाजी ने धोखे से बगनखे से हत्या कर दी। बड़ा फेमस है ये घटना। अफजल खां जो था ना, जहां शिवाजी 5-5.5 फीट के थे, तो वो 7 फीट का था। अफजल खां अब बहुत माने पहलवान आदमी था, कि जिसको बाह में पकड़ लेता था कि खत्म कहानी उसका। तो जब बीजापुरा शिवाजी में लड़ाई हुआ, तो शिवाजी से समझौता करने के लिए बीजापुर का जो शासक था, इसको अफजल खां को भेजा और बोला ना कि उसको अपने कैंप में बुलाओ और बुला के मार देना। तो शिवाजी भी होशियारी से गए थे, जान रहे थे कि धोखा हो सकता है। तो बगनखा समझ रही हो, बगनखा लोहे का होता था, हाथ में लगाया जाता था। तो एकदम नाखून है ना, एकदम निकल जाएगा बाघ के नाखून जैसा। तो और तो हथियार नहीं ले गए थे, वही एक हथियार ले गए थे। और टेंट होता था, उसी टेंट में अकेले, जिसे जो अफजल खां था, तो शिवाजी बोले कि भाई हम अकेले में बात करना चाहते हैं। तो अपना अकेले उसके टेंट में गए, और अब जब देखे कि अफजल खां मतलब उसका प्लान कुछ और है, बातचीत करने के बजाय अपना अब मामला गर्म होने लगा, और लगा कि हाथापाई का नौबत आएगा। तो उससे पहले कि हाथापाई हो, अपना निकाले, फट से पेट में हूर दिए, जा मर गया। पर्दा अब में तो सिपाही खड़ा था, सब पीछे से निकल के चले भाग। उधर बाहर अपना सेना रखे, मैंने कहे थे कि तू लोग अपना इधर तैयार रहना, और कुछ अपना अंदेशा संदेशा होगा, तब तक अपना संदेशा कोनो तरीके से अपना दे दिए। सेना भी तैयार। जब ये अफजल खां मरा गया, तो अब इसके सेना में अफरा तफरी मच गया, और इसका सैनिक लगा सब भागने की। भाई अब तो जब सेनापति ही मर गया, तो सैनिक क्या लड़ेगा। तो ये घटना बड़ा फेमस है। तो इसको पूछा जाता है, इसको
पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अफजल खां को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अफजल खां को शिवाजी से मिलने के लिए कौन भेजा था? बीजापुर। बीजापुर। अबला बाबा याद है ना, जगत गुरु। अगर अबला बाबा कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। चलिए आगे देखिए। अब आइए शिवाजी और मुगल। जब शाइस्ता खां को, शाइस्ता खां कर है, अफजल खां को मार दिए, तो अब औरंगजेब से बारी था। अब यहाँ की जो बेगम थी बीजापुर की, औरंगजेब से सहायता मांगी कि अरे भाई देखिए ऐसा ऐसा बात है, नहीं रोकिएगा तो पता चलेगा कि बीजापुर पर कब्जा जमा लेगा। तब तो मुगल सेना शाइस्ता खां के नेतृत्व में शिवाजी पर हमला करने के लिए आया। उसको भी धोखे से मारे, धोखा देके उसको भी मारे, जान से नहीं मारे लेकिन हरा दिए, और वो भी चला गया, शाइस्ता खां भी गया। तो शिवाजी में ना यही दो नाम याद रखिएगा, अफजल खां और शाइस्ता खां। अफजल खां को भेजा था बीजापुर और शाइस्ता खां को भेजा था औरंगजेब। आइए देखिए, औरंगजेब 1658 से 1707 ने शिवाजी से निपटने के लिए शाइस्ता खां को दक्षिण भेजा। शिवाजी ने इसे बुरी तरह पराजित किया, जिसमें मुगलों की अपार क्षति हुई। मुगलों की अपार क्षति हुई, या मुगल के ढेर सारे कब्जे जमीन पर ये शिवाजी कब्जा जमा लिए। शिवाजी कब्जा जमा लिए मुगल के बहुत सारे साम्राज्य पर। इसके बाद औरंगजेब शाइस्ता खां को बंगाल भेज देता है और शिवाजी से निपटने के लिए जय सिंह को भेजता है। अब ये बहुत बड़ी घटना है। तो जब शाइस्ता खां हार गया, चला गया, तो औरंगजेब तिलमिलाया और भेजा जय सिंह को। जय सिंह कहाँ का राजा था? जयपुर आमेर। जयपुर आमेर, वही मान सिंह, सब भगवान दास सब थे ना, उसी के परिवार से था जय सिंह। तो ये लोग ना हमेशा मुगलों के प्रति वफादार रहे। तो जय सिंह पूरा बड़का सेना लेके चला महाराष्ट्र। तो इस युद्ध में शिवाजी हार गए। शिवाजी हार गए और एक संधि हुआ इनके बीच, उसका नाम है पुरंदर की संधि। ये बड़ा फेमस है, अंडरलाइन कर दीजिए। इसको एग्जाम में पूछता है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच। जयसिंह मुगलों के तरफ से लड़ रहे थे। मुगल में उस समय राजा कौन था? औरंगजेब। तो इसमें शिवाजी का बहुत सारा किला देना पड़ गया। शिवाजी का बहुत सारा किला देना पड़ गया मुगलों को। जमीन उमीन भी सब बहुत सारा छीना गया, पैसा वैसा भी देना पड़ेगा, देना पड़ा। तो एक तरह से ना शिवाजी की स्थिति खराब हो। तो शिवाजी, ऐसा पुराने एनसीईआरटी में लिखता है, शिवाजी अपने स्थिति से उबरने के लिए मंदिर वंदिर सब दक्षिण इधर सब लूट लिए थे पैसा के लिए। लूटते हुए मैसूर तक का तो चले गए थे। ये सब पुराने एनसीईआरटी में लिखा है। और जो मंदिर वंदिर सब लूटे, एक बाजी इधर दक्षिण भारत के मंदिरों को लूटे थे, तो उसको फिर से बनाने के लिए, करने के लिए टीपू सुल्तान बहुत सारा पैसा दिया था। टीपू सुल्तान तो रियल में जो मराठा थे
लुटेरा थे। मराठा जो थे लुटेरा थे। ये तो शिवाजी का गुणगान करके इनको ना कुछ ज्यादा ही अपना, यह खास करके उन्हें मराठी वराठी है अपना मन ही दिखाने के लिए कि भाई, तो और शिवाजी का पूरा गुणगान। बाद में तिलक जो आ गए महाराष्ट्र से, वो थोड़ा सा और शिवाजी को फेमस कर दिए। नहीं तो हमारे अपने बिहार से कितने अपना ऐसे सेना नायक हुए हैं जिसका उतना नाम नहीं है। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में मरते दम तक लड़े। पढ़ना है तू लोगों के बुक में, पूरा डिटेल में पढ़ना है। 80 साल की उम्र में अंग्रेजों का पसीना छुड़ा दिए थे। सोचिए 80 साल की उम्र में जब गंगा पार कर रहे थे, हाथ में गोली लग गया, हाथ काट के गंगा जी में बहवा दिए। सोचो 80 साल की उम्र में कितना ताकत था। कैसे तकावत है कि 80 साल के हड्डी में जागा जोश पुराना था। और बाबू वीर कुंवर सिंह कैसे तक कुछ करके बुलाए, बड़ा वीर मर्दाना था सर, बड़ा वीर मर्दाना था। हाँ इसी करके ये तो झांसी के रानी के कहा जाता है रे। खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ तो स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे यहाँ से जयप्रकाश नारायण और वो क्या नाम है उनका, मजरूल हक, लोग बहुत योगदान दिए। लेकिन न बिहारी को हमेशा दबाया जाता है, उसका ज्यादा गुणगान नहीं होता है। सौभाग्य से देखिए हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सौभाग्य से इस धरती का पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य अशोक। लेकिन इन लोगों का कुछ ज्यादा गुणगान होता है, अशोक का इतना गुणगान होता है नहीं होता है। पता ना कहे नहीं करता है। तो आइए देखिए, तो शिवाजी की स्थिति इस संधि के बाद खराब हो गई। शिवाजी की स्थिति खराब हो गई और अब सेना नहीं रखना था, ये नहीं रखना था, वो नहीं रखना था, अपना कर दिया गया। फिर धीरे 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 शिवाजी फिर अपने आप को खड़ा करना शुरू किया। तो रियल में मराठा साम्राज्य खड़ा होगा तब तक तो मरिए जाएंगे 1680 में बेचारे, यही उथल पुथल में। जब 1607 में औरंगजेब मरेगा तब 1607 करे 1707 में मरेगा, तब फिर से मराठा साम्राज्य खड़ा होगा। और यहां भी बड़ा दिलचस्प कहानी है, आइए देखते हैं। तो हाँ, इसके बाद शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई 1665 में। 16 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। यही क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा था कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था, तो 1674 में। शिवाजी काल का शासन व्यवस्था, इस समय कुछ कुछ चीज महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में आते हैं। शासन कार्यों की सहायता के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो अष्ट प्रधान को अंडरलाइन कर दीजिए। आज टेस्ट भी है नहीं, तो पूछेगा अष्ट प्रधान क्या था, तो 8 मंत्रियों का समूह, और वही लोग शिवाजी के राज्य को चलाता था।
शिवाजी कालीन कर टैक्स कुछ अलग अलग नाम है। एक स्पेशल कर का नाम है चौथ है, हाईलाइट कर दीजिए, पूछेगा चौथ क्या था तो कर था। एक बार शिवाजी द्वारा गैर मराठी प्रदेशों से लिया जाने वाला टैक्स था, उसको प्रोटेक्शन के बदले में मांगते थे। जैसे अभी कैसे मांगा जाता है हफ्ता, प्रोटेक्शन मनी कि दो इतना पैसा तो दूसरे गुंडा से तुम्हारा हम रक्षा करेंगे। तो वैसी जो गैर मराठी प्रदेश से थे अगल बगल कि इतना पैसा दो, तुम्हारा अगल बगल जितना है राजा रजवाड़ा उससे तुम्हारा रक्षा करेंगे भाई, नहीं तो वो पता चलेगा कि तुम्हारे ऊपर हमला करके तुमको जीत लेगा, तुम्हारे ऊपर कोई हमला करने आएगा तो हम तुम्हारे तरफ से लड़ने के लिए आएंगे, इतना प्रोटेक्शन मनी दो, है ना। तो उसी को कहते थे चौथ। पूछेगा चौथ क्या था तो टैक्स था। सरदेशमुखी, सरदेशमुखी को भी हाईलाइट कर दीजिए, ये भी एक प्रकार का कर था। इस कर को शिवाजी इसलिए वसूला करते थे क्योंकि वह महाराष्ट्र प्रांत के पुश्तैनी सरदेशमुख या राजा थे। अब आइए शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के उत्तराधिकारी 1680 में मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी सोराबाई ने अपने 10 वर्षीय पुत्र राजा राम को मराठा साम्राज्य का राजा घोषित किया। राजा राम, आ जाइए पेज नंबर 17 पे आ जाइए। राजा राम को घोषित किया, लेकिन मराठा राज्य का वास्तविक शासक शिवाजी का बड़ा पुत्र संभाजी था। एक और बेटा था जिसका नाम था संभाजी। अब संभाजी और राजा राम में लड़ाई होगा। संभाजी की मां मर गई थी, संभाजी की मां मर गई थी, तो उसकी मां जिंदा थी राजा राम की, तो वो अपना बैठा थी। हाँ भाई, संभाजी ने सोराबाई और राजा राम को कैद कर लिया, है ना। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को सहायता प्रदान की। परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी, जैसे उस समय हुआ था गुरु अर्जुन देव ना, पांचवें गुरु किसकी सहायता किए थे कि मार दिया था? हाँ, खुसरो कौन था? जहांगीर का ना। हाँ, तो वैसे ही ये भी बेचारे संभाजी, एक तो वैसे शिवाजी मरे हुए थे, अभी मराठा में उतना दम नहीं था, और तब तक इससे औरंगजेब से बगावत कर दिए, उसके बेटा को सहायता दिए बदला लेने के लिए। इस पर ऐसा कहा जाता है ना कि मार के संभाजी को, एक पहला बार में नहीं मारा था, दूसरा तीसरा बार में मारा था, मार के और उसके खाल में भूसा भर के अब बीच चौराहा पर टंगवा दिया था संभाजी के। तो हम तो बड़ी शॉर्टकट में लिखे, अभी यहाँ कहानी लिखने का जगह नहीं ना है, ये सब पुराने वाले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आइए देखिए, तो संभाजी मर गए, राजा राम पुनः मराठा साम्राज्य का राजा बनता है। जब संभाजी मरिए गए तब का 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने मराठों को आपस में लड़ने के लिए साहू और यसुबाई को कैद कर लिया, आजाद कर दिया। हाँ, ये साहू और यसुबाई, यसुबाई संभाजी की पत्नी थी शायद, या वो साहू उसका बेटा, तो इसको कैद कर लिया था, इनको कैद कर लिया था। तो अब इधर राजा राम शक्तिशाली होने लगा, तो बहादुर शाह क्या किया, कहा कि इनको छोड़ दो, जाके आपस में लड़ेगा भिड़ेगा, सब अपने में मरेगा,
क्योंकि अब औरंगजेब के मरने के बाद मुगल भी कमजोर हो गया था। मुगल में भी अब उतनी ताकत नहीं थी कि वो अब दूसरों से लड़ सके। वो लोग खुद अपने लाल किला में सिमट गया था और बाकी सब प्रांत अपने अपने को आजाद घोषित कर दिया था। अब फिर लड़ाई होगा और उसमें साहू जीतेंगे, उसमें साहू जीतेंगे, साहू राजा बन जाएंगे और फिर साहू का कोई वंश नहीं होता है तो वही फिर पेशवा जो बताए थे ना प्रधानमंत्री होते थे, अब वही रियल मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे और इसको लेके चलेंगे मराठा को। देखिए ताराबाई और साहू के बीच प्रसिद्ध खेड़ा के युद्ध 1707 में हुआ जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू के बाद मराठा का उत्तराधिकारी न हुआ, तब पेशवा मराठा के प्रधानमंत्री, मराठा के वास्तविक शासक बन गए। तब पेशवा कौन थे? मराठा के प्रधानमंत्री थे। पेशवा कौन थे? मराठा के प्रधानमंत्री थे और साहू का कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो साहू अपना बूढ़ा वैसे ही पड़ा हुआ था और सारा काम का जब कौन देखता था? पेशवा। ताराबाई, यशुबाई, जीजाबाई, देखो इसे कहोगे ना भुला जाएगा। ये सब नाम ना एक ही टाइप का है। तो रुक जाओ, हम लिस्ट रखे हैं, दे देंगे। रुको 1 मिनट रुक जाओ। देखिए ये चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें सब शिवाजी के उत्तराधिकारियों का ये चार्ट है, कौन कैसे कैसे आया। तो बड़ा छोटा छोटा दिखला रहा है नहीं। एंसेस्टर है, ये पूर्वज हो गए। इसमें क्या लिखा है? सक्सेसर। तो खोजना होगा ना, तो सक्सेसर ऑफ शिवाजी खोजिएगा तो उसमें पूरा लिस्ट दे देगा। ये कोल्हापुर का है, तो आप लोग यहां से देख सकते हैं कौन कौन कैसे कैसे आया है। एक लिस्ट था मेरे पास और पता न कहाँ चला गया। खोजना होगा तो आप लोग लिखिएगा शिवाजी के उत्तराधिकारी, तो इसी टाइप का चार्ट आएगा। समझ में आया? तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। या रुकिए, देखिए वैसे तो विकिपीडिया पर कुछ ज्यादा ही दे देता है, इसी को खोलते हैं विकिपीडिया को। इसमें पूरा कहानी सब चीज दे देगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़ना। देखिए ये आ गए शिवाजी 1680 में मरे। देखिए इनकी कितनी पत्नियां थी। स्पाउस है साई भोसले, सोराबाई, पुतलीबाई। अच्छा, पुतलीबाई का भी नाम बड़ा आता था पहले। सलकाबाई, और ये क्या है? काशीबाई जादव। तो देखो अब इतनी पत्नियां हैं तो पुत्र भी होंगे, तो भाई स्पष्ट है कि अभी तो अपने माँ बाप के 2-4 गो बेटा हो रहा है, उसमें मारा मारी हो जा रहा है। ये तो सब अलग अलग माँ के बेटे होंगे, तो लड़ाई झगड़ा तो रखा हुआ है। तो अब आप लोग इनसे इसका इतिहास देख सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये सारी पत्नियों का नाम यहाँ न हो। बैकग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट विथ बीजापुर पढ़े ना, देखियो कम्बैट विथ, देखो कैसे मारे हैं, का मारे हैं, कहे थे ना मारे हैं। देखो का बगनखा से, देखो ये 5 फीट के हैं तो ये 7 फीट के है कि नहीं।
किसी को पकड़ लेता था तो जिंदा नहीं छोड़ता था। पीठ में मारे हैं ना हो? अच्छा, एका खून गिर रहा है नहीं? हाँ 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 वो पकड़ के जकड़ा था, चलिए मार दिए। देखो यही रायगढ़ कहाँ का है? ये प्रतापगढ़ का किला है, एकदम ऐसे पहाड़ पर खड़ा है। ये पनहाला किला भी कहते हैं इनका, बड़ा ये सुरक्षित किला था। किनारे किनारे पहाड़ है कि तालाब है, कहाँ देख रही है? देखो एकदम सीधा खड़ा है। जो रास्ता जाया जाता है वहां पर ढेर सारा पानी लगा हुआ है। का देख लो का पहाड़ पर अपना ऐसे ही ना, एकदम सेम इसी टाइप से ही रोहतासगढ़ का किला भी है, ऐसी इसका भी रास्ता है। झोपड़ी उपड़ी भी बना दिया यहाँ सब। हाँ देखो लाइन का तर यही तो है, कुछ भी ऐतिहासिक चीज को जिंदा नहीं रखता है। ये किससे लड़ गए हो? 20 डिपिक्शन ऑफ शिवाजी सुप्रीम अटैक ऑन मुगल जनरल। अच्छा, सहिस्ता खा का खिड़की से घुस के चल गए थे, सोया था। कहानी दिखाता है खिड़की में घुस के चल गए, सोया था, उसी समय हमला कर दिए। चला वो ऐसी भाग, जैसे कैसे दिल्ली में जब हमला हुआ था तो रामदेव भागे थे, याद है? तुम लोग को नहीं याद है? दिल्ली में ना आंदोलन चल रहा था, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे आई, तली पुलिस लाठी चार्ज कर दिया रात में आके। तब बाबा रामदेव समीज सलवार पहन के चले भाग दौड़ के कि कोई पकड़े मत कि बाबा रामदेव है। तो वैसे भागा था ये, वही वही योग गुरु यूट्यूब पर डालना ना, बाबा रामदेव का भागते हुए वीडियो दिखाएगा, कैसे भागे हैं, पूरा वीडियो सब डाल दिया था। ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ रामदेव ना है भाई। ये बात है 2008-9 में। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आइए। देखिए तो ये देख लिए शिवाजी। अब समझ में आया ना कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों का इतिहास समझना कितना टेढ़ा काम है, कि कौन किससे लड़ा भिड़ा, वो बढ़िया से खाका बना के और समझना है, प्रश्न नहीं आता है। हाँ इसके बाद आएगा, साहू के बाद से पेशवा से आएगा, क्योंकि पेशवा में ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, पेशवा में ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। अरे मेरा थोबड़े गया आपको दिए। ये गोविंद है, इसको कैमरा को जरा से ऊपर करो, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। आइए देखिए, हाँ तो प्रथम पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ, याद रखिएगा। अब देखिए इनका क्या क्या काम है। बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल है 1713 से 1720। अब सुनिए, इसी समय उत्तर भारत में जो मुगल थे वो बिखर चुके थे, और जो मुगल शासक थे वो सब ना एकदम कमजोर पड़ गए थे। अभी पेशवा दिल्ली पर हमला करके दिल्ली को लूटेगा लोग, और दिल्ली को अब अपने कब्जे में लेगा, लेकिन लिया नहीं, दूर था ना यहाँ से, और वहां टिकना बड़ा मुश्किल का काम था। तो कौन कौन पेशवा का नाम याद रखना है और क्या क्या याद रखना है, चलिए फटाफट देख लीजिए।
तो पहला पेशवा याद रखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ है। देखिए ये बहुत पराक्रमी पेशवा था। इसने 1719 में मुगल साम्राज्य पर हमला किया तथा साम्राज्य को समझौता के लिए बाध्य कर दिया और जितना शिवाजी से औरंगजेब छीना था सब फिर से वापस ले लिया और पैसा भी, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब और ज्यादा ले आए। तो जो शिवाजी का अपमान हुआ था पुरंदर के संधि में, उसको ये पूरा किया बालाजी विश्वनाथ ने। और करने में क्यों सफल हुआ? क्योंकि उस समय जो मुगल बादशाह था वो एकदम कमजोर था। 1719 में था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। आगे देखिए, इस समय मुगल एवं पेशवा के बीच समझौता होता है तथा जिसमें पेशवा को अधिक लाभ हुआ। इस समझौते को मराठा साम्राज्य का मेघना कार्टा कहा जाता है। अंडरलाइन कर दीजिए, मराठा साम्राज्य का। हाँ हाँ, ये एक इतिहासकार थे शायद रिचर्ड टेम्पल, वही ऐसा बोले थे। अब इसके बाद आइए बाजीराव प्रथम, ये भी महान पेशवा थे। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। इसने मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति को देखते हुए साहू से कहा, देखो साहू छूट गया है ना। साहू कौन थे? मराठा साम्राज्य के राजा थे, आई लोग पेशवा था ना। साहू से कहा, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर वार करें, शाखाएं तो स्वतः गिर जाएंगी। मतलब है कि जब साम्राज्य को ही गिरा देंगे तो बाकी ब्रांच कहां से टिकेगा। माने इस पर अगर कब्जा जमा लेते हैं हम लोग दिल्ली पर, तो बाकी पर तो जमा ही लेंगे। पालखेला का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। तो निजाम उल मुल्क ना, निजाम उल मुल्क दिल्ली में एक महत्वपूर्ण पद पर सेनापति था। यही निजाम उल मुल्क 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, यहाँ है हैदराबाद। गोलकुंडा पढ़े थे ना, है? हाँ, तो गोलकुंडा हैदराबाद की राजधानी थी। हालांकि गोलकुंडा तो उस समय विजयनगर बीजापुर साम्राज्य में था ना। बहमनी में से अलग हुआ था, बीजापुर तो अलग था, बहमनी अलग। चलिए आगे देखिए, बाजीराव प्रथम मस्तनी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित था। चलिए हटाइए। अब तीसरा आया बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761। ये और भी आई हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ है ना। तीसरा कौन है? हाँ, तीसरा है बालाजी बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ तो पहला थे, और दूसरा बाजीराव प्रथम, और तीसरा हाँ बालाजी बाजीराव। बालाजी उसका लग गया, बाजीराव उसका लग गया। बालाजी पहला का हो गया, बाजीराव दूसरा का हो गया, मिलके बन गया तीसरा बालाजी बाजीराव। अब सुनिए, बालाजी बाजीराव के समय 1761 में 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होगा पानीपत का तृतीय युद्ध।
और इस युद्ध में दुर्भाग्य से मराठा हार जाएगा, दुर्भाग्य से हार जाएगा, जीता हुआ लड़ाई हार गया। प्रकृति को मंजूर नहीं था कि मराठा जीते। उसी समय ना एक तो ठंडा का दिन, तो बताए थे ना, ये धोती पहन के चल गया था लड़ने, आज स्वेटर टोपी लेवे नहीं किया था। आज जनवरी का दिन था, एकदम कड़ाका का ठंड पड़ने लगा, तो आधा तो ठंड से मर गया। और तो और इधर जो रास्ता था, उसी समय जाड़ा के दिन में पानी बरसता है ना, पानी बरसने लगा, तो सब क्या हुआ, रास्ता खराब, और रसद पानी जो पहुंचना चाहिए था मराठा को नहीं पहुंच पाया। और यहाँ जो हेल्प करने वाले लोग थे वो भी हेल्प नहीं किए। अब बेचारा मराठा 2 दिन तक तो बिना खाए रहा, अब भूखे गया था पानीपत के मैदान में लड़ने, तो बिना खाए पिए कोई लड़ पाएगा? तो इन लोगों को टाइम मांगना चाहिए था कि रुक जा भाई, अभी खाना वाना नहीं खाए हम लोग 2 दिन से, समय दो 2-4 दिन का, खा पी लेंगे तब लड़ो ना। ऐसे लड़ाई होता है? अब जोश में जय शिवाजी जय मराठा, अरे तो जय जय करने से लड़ाई थोड़े जीत जाओगे, हार गया जाके। नतीजा ये हुआ कि हारा ना, तो ये तो बालाजी बाजीराव नहीं गए थे लड़ने, सेनापति इनका भतीजा था सदाशिवराव भाव, ये लोग ही हार्ट अटैक से मर गया। जैसे ही सुना ना कि मराठा हार गया, ये लोग साहू भी मर गए, आईओ हार्ट अटैक से मर गया। अब एकदम मराठा साम्राज्य हो गया सपाट, खत्म। वो तो कहो ना कि मुगल में कोई वैसा ताकतवर नहीं था जो मराठा पर हमला कर सके। मुगल में कोई ताकतवर था नहीं कि जो मराठा पर हमला कर सके। तो फिर लड़खड़ाते उठा। हाँ, इसी समय अंग्रेज अपना पैर धीरे धीरे पसार रहे थे। अंग्रेज अपना पैर धीरे धीरे पसार रहे थे। बंगाल से अब अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेज के लिए तो सोना पर सुहागा हो गया। औरंगजेबो मर गया, यानी मराठा भी खत्म हो गया। जा अब एकदम बेधड़ल्ले से अपना बढ़ गया। 1761 का बात है। 1764 में, उससे पहले बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज, और उसमें ना वो मुगल शासक को हरा दिया था, बंगाल के नवाब को हरा दिया था, अवध के नवाब को, तीनों के सेना को एक साथ अंग्रेज हरा दिया था। तो इधर तक कब्जा उसका हो ही गया था। अब बचा कुछ था मराठा जो अंग्रेज को रोक सके, मराठा भी हार गया। अब अंग्रेजों का रास्ता साफ। कोई न देखो, हिंदू धर्म में 84 करोड़ देवी देवता है। ईसाई में एगो ईसा मसीह। वो लोग कैसे पूछता था कि वो लोग का किस्मत हमेशा साथ देता था। यहाँ 84 करोड़ लगता है ना। शिव जी कहते होंगे हनुमान जी से, तू जाओ। हाँ, यही में अपने में उलझ जाते होंगे लोग, ना वो जाए ईसा मसीह अपना हावी हो जाते होंगे। बताओ, हमेशा वो लोग का किस्मत साथ दिया है भाई। हिंदू धर्म गड़बड़ा जाता है। इतना हर चीज के देवी देवता है, तब मामला गड़बड़ा जाता है। चलिए आइए, तो इस तरह से एक तरह से कहिए कि मराठा साम्राज्य एकदम कमजोर पड़ गया, तहस नहस पड़ गया। ठीक है।
लेकिन अगर ना मराठा जो सैद्धांतवादी थे कि जिसे अभी कैसे कहा जाता है कि सीना पर गोली खाएंगे पीठ पर नहीं, तो अगर अहमद शाह अब्दाली का सेना भी ऐसा रहता ना तो मराठा जीत जाता। ये लोग ना आन बान शान में हार जाता था। उ लोग का रहता था चाहे छल से हो कपट से हो चाहे जैसे हो, युद्ध जीतना है तो जीतना है। हुआ नियम कायदा कानून और मर्यादा युद्ध के मैदान में नहीं देखना है। तो इसीलिए ये लोग हार भी जाता था, सब लड़ाई इसीलिए हार जाता था कि निहत्था पर ही नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आउ देखता है निहत्था था, फट से गर्दन उतार देता था। जा हाँ, तलवार दे के लड़ के कहे कि भाई जोखिम मोल लेना है, मारना ही ना है, मार दो, काम खत्म। आओ देखो, तो आइए बालाजी बाजीराव। इसी के समय 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ भतीजा था किया, जबकि तोपखाने का कमान इब्राहिम खां गर्दी के हाथ में था। बहुत बड़ा तोपची था, ये उस समय का सबसे बड़ा उस्ताद था तोप चलाने में। इब्राहिम खां गर्दी बहुत फेमस नाम था। गर्दी, इस युद्ध में मराठों की हार भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अब आइए 1750 में संगोला की संधि के बाद सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव का नाना साहब, आइए देखिए, इस युद्ध में मराठों के हारने के भारत जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, झलकी की संधि सब का काम नहीं है। 1761 में बालाजी की मृत्यु हो गई। चलो तो हाँ, अब आइए देखिए, तब बनते हैं माधव नारायण राव प्रथम। माधव नारायण राव प्रथम 1761 से 1772। अब सुनिए, जो माधव नारायण राव प्रथम थे, ये भी कम महान पेशवा नहीं था, बहुत महान पेशवा था। 1772 में ही नहीं, 1772 में तो मर गया, 1771 में शायद है, 1761 में तो ना, उसके बाद 1764 में तो बक्सर का युद्ध होता है। तो ये जो मुगल बादशाह थे, कौन थे? शाह आलम द्वितीय, उसको ना अंग्रेज लाके रख दिया था इलाहाबाद में, लाल किला पर कब्जा था। माधव नारायण राव जो है इतना पावरफुल था और हिम्मती था कि यहां से शाह अंग्रेज को हरा के शाह आलम द्वितीय को उठा के अब फिर से दिल्ली के गद्दी पर बैठाया। तो भाई इससे क्या फायदा होने वाला था? इससे ये था कि कम से कम अभी भी ना उस समय लोगों में मुगल के प्रति बड़ा सम्मान और इज्जत था। वो तो बीच में आ गया वैसा औरंगजेब न तो अगर वो मैंने इतना दृढ़ नीति नहीं अपनाता ना तो मुगल गिरता नहीं। अभी मुगलों में अभी भी मुगल के प्रति लोगों में इज्जत था। तो मराठा देखा कि अगर मुगल नहीं रहता है तो ये अंग्रेज पनपने लगेगा, और मुगलों के नेतृत्व में बाकी राजाओं को इकट्ठा करना आसान है। भले चलो भाई मराठा हमारे नेतृत्व में आए चाहे नहीं आए, मुगल के नेतृत्व में सब आ जाएगा और सब मिलके अंग्रेज से युद्ध कर सकता है, क्योंकि अब जो दुश्मन था अंग्रेज हो गया। कि अब पहला मकसद था किसी तरह अंग्रेज को रोको, और नहीं तो ये हम लोगों को दीमक की तरह पूरे इंडिया को अपने कब्जे में ले लेगा, फैलते जाएगा। फफूंदी कैसे फैलते जाता है, तो वैसी अंग्रेज फफूंदी जैसा फैल रहा था कि उसको रोकना जरूरी है।
लेकिन वही चीज फिर हुआ, बिना माने मतलब के थोड़ा सा माधव नारायण राव का तबीयत खराब हुआ, अब बेचारा अचानक से मर गया। शिवम, ईसा मसीह में दम है। जो कुछ भी खड़ा होता था माने वैसा अंग्रेज को मुकाबला नहीं करने के लिए तुरंत टपक जाता था। नारायण राव बेचारे ऐसे मर गए बिना माने मतलब के, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ। तो सब जितने इतिहासकार हैं सब कहते हैं कि मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का तृतीय युद्ध उतना घातक नहीं सिद्ध हुआ जितना कि इसकी मृत्यु। इसके मरने से पूरा मराठा चरमरा ही गया, और तो और बेचारा फंस गया सालम द्वितीय, और उठा के ले जाके तो दिल्ली पहुंचा दिया था, और आया बेत लेके फिर मारते हुए कहा चलो अब क्या करोगे, अब कौन मराठा है तुमको बचाने वाला, जा। तब मराठा में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, मैंने सब ना उल्टा चल रहा था, अंग्रेज का सब सीधा चल रहा था। माधव नारायण राव के बाद इसका बेटा नारायण राव बना, इसका चाचा था रघुनाथ राव, दिग्जर एक नंबर नहीं होता है दिग्जरनी परिवार में कि अरे ये कैसे बन गया, हमरा बेटा काहे नहीं बना। क्या होने कि हमरा बेटा काहे नहीं बना, वो जाके मिल गया अंग्रेज से कि तू लोग इसको हटाओ और हमरे बेटा को पेशवा बना दो, और जो मांगोगे वो मिलेगा, जितना सोना चांदी और जो टैक्स वैक्स जो चाहिए दो। अब अंधा को क्या चाहिए, दुगो आंख। अंग्रेज तो यही सोच रहा था कि कैसे मराठा के घर में घुसे, और मराठा के घर में घुसने का मौका मिल गया। अब सबको आपस में भिड़ा दिया, जैसे अंग्रेज घुसा भिड़ा दिया, कहा कि तुम काहे डरते हो, हम तुम्हारे पीछे पीछे है ना, लड़ो। लड़ा भिड़ा के सबको तो मारा ही, इसको भी मार दिया। कहा कि बाबू कान पकड़ के चलो हटो, अब बहुत दिन पेशवा बन लिए, अब ये मराठा साम्राज्य अंग्रेज का, अब पेशवा का नाम खत्म। तो ये रघुनाथ राव सब चौपट करके रख दिया। तो था वही कि अंग्रेजों का ना किस्मत अच्छा था। तो आज की सभा समाप्त की जा रही है। आपका दिन